जी, चलिए मंगलाचरण हम कर देते हैं। जी, साथियों, आज की बैठक हम लोगों की एक खास बैठक है, क्योंकि हम लोगों ने पिछली बार ये तय किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टकराहट हो रही है, इसके युद्ध में बदलने का खतरा है, इसके बारे में विस्तार से बातों को समझ के एक सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी की मर्यादा के अनुकूल एक पोजीशन लेनी चाहिए। इस बीच में अमेरिका के हस्तक्षेप से भारत और पाकिस्तान ने एक तरह से युद्ध विराम का या गोलीबारी विराम का फैसला किया और अब परिस्थितियां नए मोड़ पर हैं। ये सही है कि दुनिया में पाकिस्तान और भारत की इस टकराहट को आतंकवाद के विरुद्ध भारत का आत्मरक्षा के लिए है प्रयास नहीं देखा गया है, बल्कि चीन और तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों ने पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन किया है। इसमें भारत को हमलावर की तरह से पेश किया गया है। अमेरिका ने भी जो बातचीत के लिए किया है, और के अलावा खुद को बैम्बू पंच की तरह पेश कर दिया है। और जिस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं था, कश्मीर का सवाल, उस पर भी बात करने के लिए अपनी तरफ से सुझाव दिया है। हमारे प्रधानमंत्री ने 12 मई को, यानी आज से 2 दिन पहले, देश को संबोधित किया। उसमें ये स्पष्ट किया कि हम कश्मीर को लेके खाली पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर चर्चा कर सकते हैं और आतंकवाद पर चर्चा करेंगे, और कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन एक प्रधानमंत्री की बात का समर्थन कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो नहीं आ रहा है। भारत में जरूर एक एकता का माहौल है और समीक्षा का माहौल है। इस समय ये बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। 3 सवाल पूछे जा रहे हैं। नंबर 1, वो किस्मत हिंदी ओके विद यू राजेश जी? यस, यस। ओके, थैंक यू। पहला सवाल ये है कि अब तक जो एक तरह से आत्मरक्षा के लिए प्रयास हुआ, ड्रोन का 9 शहरों पर हमने निशाना किया, उससे हासिल क्या हुआ, और हम अधूरे प्रयास के कारण एक तरह से चिंतित है कि ये आधा अधूरा क्यों किया गया। दूसरा, जो मीडिया में स्वच्छंदता का माहौल था, कोई चैनल रावलपिंडी, कोई चैनल कराची, कोई चैनल लाहौर तक भारतीय कब्जे की बात कर रहा था, और कई चैनल बलूचिस्तान के आज़ाद होने की भविष्यवाणी कर रहे थे। और इस सब को लेकर के जो हमारी किरकिरी हुई है दुनिया में, कैसे हमारा मीडिया झूठ की तरफ झुक गया है और अतिवादी प्रचार की तरफ झुक गया है, और इस पर कुछ करना चाहिए। इसी तरह से एक सवाल ये भी उठा है, ये तीसरा सवाल है कि कुपवाड़ा से लेकर पहलगाम तक एक सिलसिला रहा है पिछले 5 बरस का, जिसमें से हर घटना चिंताजनक रही है, लेकिन जांच करके उसका तथ्य समाज सामने लाना नहीं हुआ है। हम ये क्यों नहीं कर रहे हैं और कब करेंगे? और एक बात तो चारों तरफ से आ ही रही है कि ये तीसरा पक्ष शिमला समझौता 1971-72 में हुआ था, जिसमें भारत पाकिस्तान ने माना था कि हम आपस के विवादों को परस्पर संवाद के जरिए सुलझाएंगे, तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं रखेंगे। अब ये तीसरा पक्ष कैसे पैदा हो गया, कौन इसके लिए तैयार हुआ, और क्या हमारे हक में हित में होगा कि नहीं होगा? तो अब ये 4 सवाल तो माहौल में है, बाकी हम लोगों के बीच में रहेंगे। हम लोगों ने सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी की तरफ से जो नागरिक पक्ष है वो रखने की बात सोची थी। एक इस बीच में और संवाद हुआ जो कई आंदोलनों के लोगों ने किया, नेशनल अलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट मेधा पाटकर जी की पहल पर, और उसमें तुषार गांधी, फिरोज मिठी बोरवाला, डॉक्टर सुनीलम, हम लोग भी शामिल थे। करीब 50 लोगों ने बातचीत में हिस्सा लिया, और उसका एक बयान बना है जो प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठी के रूप में तैयार हुआ है। वो मैंने सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी की नेशनल काउंसिल के वेब पेज पे व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला है, और उन लोगों का आग्रह ये है
कि इस तरह के बयान को आप देखें, इस पर विचार करें और अगर संभव हो तो सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी भी इससे अपने को जोड़े। तो मैं उसको आपके ध्यान में लाना चाहता था कि हम अपना जो एक बयान जारी करना चाहते हैं आज की बातचीत के आधार पर, वो तो करें ही, जो अन्य नागरिक समूह प्रयास कर रहे हैं उसके साथ भी जुड़े, जिससे देश में लोकतंत्र, न्याय और शांति के लिए एक माहौल बन सके। अभी मुझे इतना ही कहना है। मैं निवेदन करूंगा भाई शशि शेखर जी से कि वो बातचीत का संचालन करें। जैसे पिछली बातचीत हुई थी, लगभग हर व्यक्ति को बोलने का मौका मिला था। आज भी हम लोग अभी एक 13 लोगों से शुरू कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि संख्या और बढ़ेगी। हालांकि पहली बार जो चर्चा हुई थी उसमें करीब 45 लोग ने 24 लोगों ने हिस्सा लिया था, तो उतना तो होना ही चाहिए। देखते हैं कैसे लोग आते हैं, लेकिन ये कि हर वक्ता 1 से 2 मिनट में अपनी बात रखे तो सबको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। भाई शशि शेखर जी। जी धन्यवाद। तो फिर चर्चा प्रारंभ करते हैं और भाई रामचरण जी ने हाथ उठाया। जी रामचरण जी। जी धन्यवाद। मुझको लगता है कि हमारी चर्चा को 3 बिंदुओं पर केंद्रित होना चाहिए कि ये जो युद्ध विराम हुआ है इसका हम स्वागत करते हैं या विरोध करते हैं, क्योंकि विपक्षी दल और बीजेपी के भी बहुत सारे लोग इस युद्ध विराम का विरोध कर रहे हैं, और तो ये एक तरह से युद्ध को भड़काने वाली बात है। इसका हमको क्या विपक्षी दलों का साथ देना चाहिए कि नहीं, इसको हमला करना चाहिए था या करना चाहिए था। दूसरी बात ये कि ये जो भारत ने शिमला समझौता नहीं तोड़ा है, लेकिन पाकिस्तान ने शिमला समझौता तोड़ दिया है, जिसके तहत तीसरे पक्ष को शामिल करने पर रोक थी। तो इस स्थिति में ट्रंप ने जो हस्तक्षेप किया है, जो सूचनाएं आ रही हैं कि वो परमाणु बम के इस्तेमाल तक की बात आ रही थी, क्योंकि सरगोधा हवाई अड्डे के पास में किराना हिल्स में परमाणु बम का जखीरा था पाकिस्तान का, जिस पर कि हमला हुआ था। तो उस स्थिति में पाकिस्तान हो सकता है कि परेशान होकर के परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता था। तो इस स्थिति में हस्तक्षेप उचित है या नहीं, और तीसरा है कि इसका फॉलोअप क्या होगा। अभी भी जो नदी ये जो है सिंधु नदी के पानी के ऊपर में सवाल बाकी है, या फिर ये कहा जा रहा है कि और हमला होगा, हम भी हमला करेंगे। तो ये लगता है कि उस स्थिति में जो फॉलोअप इसका क्या होने वाला है और हम लोग की क्या भूमिका होगी, इस पर हम लोग को विचार करना चाहिए। धन्यवाद। जी धन्यवाद। और कोई साथी? और जो साथी इस पे, क्योंकि ये मीटिंग जो है भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर के ही केंद्रित है, तो और कोई साथी जो इस पे अपना सुझाव दें। जी, कोई और साथी इस पर अभी अपने विचार रखने के लिए अगर तैयार हैं तो अपनी बात कहें प्लीज। जी मैं बोलूं? जी जी बिल्कुल। मैं पॉइंट तक सीमित रख के बोलने का कोशिश करता हूं। जी जी। तो पहले जब पहलगाम की घटना हुई तो सुरक्षा में क्या कमजोरी रही, ये सवाल उठे, लेकिन इन सवालों का कभी कोई जवाब नहीं आया, कोई इंक्वायरी इसकी बात ही नहीं आई। तुरंत भारत सरकार ने पाकिस्तान की तरफ इशारा करना शुरू किया और सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी को इन अबेयंस रखा। मतलब ये अपने आप में एक दुश्मनी वाला एक कदम है, उसको ऐसे किया। फिर जो पाकिस्तान के लोग कुछ कश्मीर में हैं उनका एक्सपल्शन वगैरह शुरू कर दिया। फिर बिना कोई ठोस सबूत के, बिना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को अप्रोच करके सीधा ऑपरेशन सिंदूर यूनिलैटरल मिलिट्री एक्शन शुरू किया। ये इस तरह का मिलिट्री एक्शन आतंकवाद के खिलाफ कभी भी सफल नहीं हुआ है। ये अमेरिका का जो वॉर ऑन टेरर है, जो
पहले अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया, फिर इराक के ऊपर हमला किया, दोनों देशों को तबाह किया, लेकिन आतंकवाद उससे कोई रुका नहीं। वो मिसाल हमारे सामने है, लेकिन उसी रास्ते में चलते ये शुरू किया गया। मेरा कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर का मेन उद्देश्य था हमारा अंदरूनी राजनीतिक ऑडियंस, डोमेस्टिक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसको देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक संकट ज़्यादा तेज होता जा रहा है, बिहार में चुनाव आ रहा है, तो वो सबको देखते हुए ही ये पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया है। इसमें बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि दो आणविक देश शक्तियां एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और इसमें एस्केलेशन की संभावना हमेशा रहता है। इतिहास में ये देखा गया कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी शांति या समझौता का बात या प्रोग्राम शुरू किया गया, तब इस तरह का एक आतंकवाद का घटना हुआ है और तुरंत माहौल खराब हुआ है। पाकिस्तान के अंदर भी, मतलब वो एक मोनोलिथिक नहीं है, अपने आप में वो विभाजित है। आर्मी है, आईएसआई है एक तरफ, दूसरी तरफ जो बिजनेस लोग हैं, आम नागरिक हैं जो शांति चाहते हैं, पार्टियां हैं। सबसे लोकप्रिय पार्टी अब है इमरान खान का पार्टी, उसको जेल में डाला गया है। इस तरह पाकिस्तान भी एक डिवाइडेड हाउस है, लेकिन पाकिस्तान का जो नॉन स्टेट टेरर ग्रुप्स जो काफ़ी हैं, ये सब आर्मी और आईएसआई के सहारे ही चल रहे हैं। लेकिन जनता चाहती है शांति, भारत के साथ शांति, व्यापार, वाणिज्य सब चाहते हैं। लेकिन जब ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ तो भारतीय टीवी चैनल और सोशल मीडिया में बिल्कुल पागलपन फैल गई। इस तरह का सांप्रदायिक एक माहौल फैला दिया गया, मुसलमानों और कश्मीरी मुसलमानों पर हमला, फिर सरकार की तरफ से सेंसरशिप, एक तरफा सेंसरशिप, यूट्यूब चैनल्स को बंद करना, एक्स अकाउंट्स को बंद करना, डिजिटल मीडिया पर रोक लगाना, ये सब युद्ध के आड़ में शुरू कर दिया। और एस्केलेशन भी हुआ, क्योंकि जब आप उनके पाकिस्तान के एयर बेसिस पर आक्रमण करना शुरू करते हैं, तो टेररिस्ट टारगेट से फिर एयर बेसिस तक पहुंच गया, तो एस्केलेशन हो गया। तब ये सवाल है कि इनिशिएटिव कौन लेगा इसको डी एस्केलेट करने के लिए, क्योंकि इससे फिर इज्जत चली जाएगी अंदरूनी जो पॉलिटिकल ऑडियंस है उसके सामने। तो कौन क्या कदम उठाएगा? शुरू से यह देखा गया कि दोनों भारत और पाकिस्तान लगभग हर दिन अमेरिका को बताते चलते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। भाई एक इंफॉर्मेशन एंड अपीसमेंट भी कि हमारे साथ रहो, ये एक रुझान रहा है। हर दिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात करना, वाइस प्रेसिडेंट से बात करना, ये चलता रहा है। ट्रंप ने इस मौके का फायदा उठाया। ट्रंप बहुत कुछ अपने सोशल मीडिया में बोलते हैं। ट्रंप जब भी बोलते हैं तो उसमें ज़्यादातर झूठ ही होता है, तो उन्होंने बहुत कुछ क्लेम किया है। लेकिन ऐसा ही लग रहा है कि पाकिस्तान ने इंफॉर्मेशन यूएस को दिया कि मामला अब एस्केलेशन हो रहा है और एक न्यूक्लियर संभावना भी है, क्योंकि ऐसे एयरबेस पर अटैक हुआ जहां पर उनका न्यूक्लियर कमांड सेंटर है वगैरह। तो इसको देखते हुए ट्रंप ने वो सोशल मीडिया में अनाउंसमेंट किया। मीडिएशन तो इतना ही हुआ है, सोशल मीडिया में अनाउंसमेंट हुआ है, और इसके जरिए ये सीज फायर का अनाउंसमेंट आ गया। जब सीज फायर का अनाउंसमेंट आ गया, इतना युद्ध उन्माद फैला के रखा है बीजेपी समर्थकों के बीच में कि अब वो पागल हो गए और फिर मोदी के ऊपर, मिस्री के ऊपर सोशल मीडिया में वार शुरू कर दिया। तब प्रधानमंत्री ने जाके ये भाषण दिया कि ऑपरेशन सिंदूर को अभी सिर्फ पॉज किया है, ये पूरा विड्रॉ नहीं किया है, और ये हमारा न्यू वॉर डॉक्ट्रिन है कि जब भी कोई आतंकवादी घटना घटेगा तो हम इसको देखेंगे कि पाकिस्तान का एक्ट ऑफ वॉर है, हम रिटेलिएट करेंगे। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपील करने के लिए ये भाषण वो दिए हैं कि ये जो युद्ध का जो एटमॉस्फेयर है ये जारी रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं, इट इज एंडेंजरिंग विश्व शांति को भी खतरा है, विश्व में जनवाद को खतरा है, भारत के अंदर भी जनवाद को बहुत घोर खतरा है, क्योंकि इनका बीजेपी आरएसएस का हमेशा ये रहा है मिलिटराइजेशन ऑफ सोसाइटी, मिलिटराइजेशन ऑफ हिंदू रिलीजन, हिंदुआइजेशन ऑफ सोसाइटी एंड स्टेट। इस एजेंडा को आगे ले जाने के लिए ये एक स्वर्णिम एक अवसर है,
और साथ साथ मिलिटराइजेशन ऑफ इकोनॉमी भी शुरू किया है पिछले 5-6 सालों में, जहां प्राइवेट कंपनीज अडानी वगैरह इसराइल के साथ सांठ गांठ में जॉइंट एंटरप्राइजेस हैं विच आर प्रोड्यूसिंग वेपन्स एम्यूनिशन। जब अर्थव्यवस्था का मिलिटराइजेशन होता है तब युद्ध के लिए मौका ढूंढना ये भी लाजमी बनता है। इस दिशा में हम जाना शुरू कर रहे हैं। एक बहुत पुराना एक महत्वाकांक्षा है कि भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर का स्टेटस चाहिए, उसको देखते हुए चलना ये इसमें एक दिख रहा है। तो इन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि दिस एंडेंजरिंग डेमोक्रेसी बोथ इन द वर्ल्ड एंड विद इन इंडिया, such steps are furthering in that direction, or therefore we should sound a warning appropriately, worded appropriately in a statement encompassing all these points. Thank you. जी धन्यवाद राजेश जी। और कोई साथी? इन्होंने काफी विस्तार से रखा है कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। कुछ जी हाँ जी, मैं अमिता बोल रही हूँ। अमिता जी, जी प्लीज। हाँ जी, मुझे राजेश जी के ये बात को सपोर्ट करना है कि हमारा पूरा अटेंशन लैक ऑफ सिक्योरिटी से लेके पाकिस्तान का टेररिज्म पर चल गया है पूरे देश का। तो वी शुड बी फोकसिंग इवन लाइक सोसाइटी में सब यही बात करते हैं कि सिक्योरिटी तो सभी जगह लैब्स होते हैं। लुक एट वो अटैक अमेरिका का हुआ था, तो सिक्योरिटी लैब से पूरा अटेंशन पाकिस्तान की उस पर चला गया है। तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए कि वो तो टेररिस्ट है, कंट्री है, चलो, मगर हमारा सिक्योरिटी लैब्स क्यों हुआ इतना बड़ा, उसका कोई सवाल नहीं कर रहा है सोसाइटी में भी। और मुझे वो भी एक करना है कि वी कैन बिकम लिटिल मोर विजिबल, we can enroll members, we can have a membership drive, और हम एक चैनल करें, हो सके तो गुजरात के उस टाइम पे करें, एक हम YouTube चैनल करें जहां हम इनवाइट करके सबका डिस्कस, उसमें पीपल विल पार्टिसिपेट, हमारे मेंबर्स जो है, क्योंकि ये हमें वी शुड बी मोर विजिबल, ऐसा मुझे लग रहा है। हम जो अमंग अस हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो वाइडर स्पेक्ट्रम पे जाना चाहिए। दूसरा मुद्दा मुझे ये रखना है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर वर्ड है उससे ही मुझे बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये सिंदूर का नाम पे वो जैसे मंगलसूत्र का उसने एक्सप्लॉइट किया था, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। तो वी शुड नॉट से के ऑपरेशन सिंदूर, आई थिंक वी शुड से व्हाट दे कॉल ऑपरेशन सिंदूर। आई डोंट अग्री टू द टर्म ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि सिंदूर उसका चला गया है, उसको हम कैसे फोकस कर सकते हैं? ऑपरेशन सिंदूर करके लोगों के सेंटिमेंट को टच करते हैं, और एक्चुअली उनको कैसा लगता होगा जिनका सिंदूर चला गया, उसको अच्छा लगता है। मे बी वी कैन इवन टॉक टू दोज पीपल एंड से, डू यू लाइक दिस टर्म ऑपरेशन सिंदूर, मीन्स व्हाट डू यू मीन? ये दो मुझे करने हैं। दूसरा ये जो मैं बोलती हूँ मेंबरशिप ड्राइव हम करें एंड लेट अस बी मोर विजिबल, ये मुझे बताना है। जी धन्यवाद अमिता जी, धन्यवाद जी। और कोई साथी? जी प्रभात जी, जी प्रभात जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी आवाज, अच्छा। मुझे ये कहना है, अच्छा ठीक है, मुझे ये कहना है कि भारत के संप्रभुता का जो सवाल है ये जनता में थोड़ा चर्चा का विषय है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका में हथकड़ी बांध के भारतीय लोगों को लाया गया, जिस तरह से टैरिफ बढ़ाया गया, और जिस तरह से अभी अमेरिका हस्तक्षेप करके एक तरफा कर रहा है कि हम ही शांति कायम करने में मदद कर रहे हैं, तो इससे एक संप्रभुता का संकट तो भारत के सामने है। और इस सवाल को जनता में ज़्यादा से ज़्यादा उठाना चाहिए कि हमारा संप्रभुता ही खतरे में पड़ गया है। दूसरा ये है कि अभी तक भारत में जितनी घटनाएं घटी हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं, उस पर कोई साफ साफ रिपोर्ट नहीं आया है, और सरकार ये सिद्ध नहीं कर पाई है कि घटना में किनका हाथ है, और न सरकार के लोग, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर इसकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। और अभी तक जो पहले से परंपरा रही है कि जो लोग जिम्मेदारी अगर सरकार समझती है तो वो इस्तीफा करते हैं, उसके प्रधान लोग, बहुत उदाहरण भी बहुत सा है।
लेकिन उसके ओर से, उसके लिए अपोजिशन की ओर से भी कोई दबाव पैदा होना चाहिए, जितना वो नहीं हो पा रहा है। बिहार में चुनाव है और हम ये देख रहे हैं कि सब बार्गेनिंग में लगे हुए हैं कि कितना सीट हमको मिलेगा। कोई भी ज्वाइंट प्रोग्राम अपोजिशन का नहीं हो रहा है और ये जनता पर छोड़ दे रहे हैं कि जनता तय कर देगी किसको जिता के भेजना है। और जो माहौल तिरंगा झंडा वगैरह लेके जो भाजपा माहौल कर रही है, उसको ठीक से अपोजिशन यहाँ का सीरियसली नहीं ले रहा है जितना हम लोग ले रहे हैं। और जनता में प्रोग्राम के साथ ज्वाइंटली जो इन लोगों को आना चाहिए, जो मानते हैं कि हम भाजपा को हराना चाहते हैं, वो आ नहीं रहे हैं। तो इसके लिए एक अपोजिशन पर भी दबाव बनाने का माहौल पैदा करना पड़ेगा, अन्यथा तो यहाँ का डिक्टेटरशिप माने डेमोक्रेसी तो को हर तरह से खतरा है ही। और जैसा साथियों ने बताया वो दिख ही रहा है। और बाकी मुझे कुछ कहना नहीं, साथी लोग तो बात रख ही चुके हैं। धन्यवाद जी प्रभात जी, धन्यवाद। और कोई साथी? योगेंद्र जी? क्या हो गया? योगेंद्र जी? जी 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 कुछ अगर आप दरअसल एक दो बातें सिर्फ जोड़नी है जी। कि जब मीडिया ने ये कहा कि इस्लामाबाद पर कब्जा हुआ, तो उसका जो इकाई है, उसके नियंत्रण के लिए जो इकाई है, मुझे लगता है एक शिकायत करनी चाहिए कि इस तरह का जो न्यूज किया जाता है उसका आधार क्या है। मतलब क्योंकि मीडिया एक बहुत बड़ा मतलब अस्त्र हो गया है झूठ और अफवाह फैलाने में, जो एक भूमिका है, तो उसके बारे में उसकी इकाई को शिकायत करनी चाहिए। दूसरी बात ये लगती है कि सीएफडी तो जनता के स्तर पर जो पहल है, चाहे पाकिस्तान की जनता हो या भारत की जनता हो या बांग्लादेश की जनता हो, तो जनता के स्तर पर पहल करनी चाहिए। तो एक एक दूसरे संवाद का कुछ रास्ता निकालना चाहिए। जो सरकार होती है तो सरकार तो लाभ और हानि के रूप में ही सब कुछ को देखता है, और हमारी जो सरकार है तो आज एकदम साफ साफ कह रही है कि भाई हिंदू है और मुसलमान है, हम हिंदू की राजनीति करते हैं, मुसलमान की राजनीति का। यहाँ तक उसके मंत्री जो हैं कर्नल के खिलाफ क्या क्या बक देता है, आराम से बक देता है, और उस पर उसका नेतृत्व चुप रहता है, चाहे प्रधानमंत्री हो। तो उनके उनके यहाँ तो एकदम स्पष्ट है जो उनको करना है वो कर रहे हैं, और देश को खाई में धकेलने का काम तो कर ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जनता के स्तर पर जो भी पहल संभव है वो किया जाना चाहिए। विश्लेषण विवेचन तो बहुत तरह से मैंने हम लोग भी कर रहे हैं, मीडिया भी उसको कर रही है, लोग भी कह रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है। बीजेपी ने जो अंध राष्ट्रवाद का एकदम फैलाया है और लोगों के अंदर, गरीबों के अंदर, निर्धन लोगों के अंदर भी जो ये बात कही है, ये बहुत खतरनाक पॉइंट पर सब कुछ खड़ा हो गया है। और इसको मतलब क्या कहते हैं, उससे टकराने के लिए, उसको चुनौती देने के लिए जो ताकत विपक्ष में होनी चाहिए, विपक्ष के बारे जी आवाज योगेंद्र जी? जी जी में योगेंद्र विचार जी, का एक। हाँ जी सर। जी अपनी बात कहिए प्लीज, वो आवाज बीच में कट रही। जी ये योगेंद्र जी अपनी बात कहिए। हेलो। योगेंद्र जी आप, जी जी आप अपनी बात कहिए, बीच में आवाज कट गई थी, कोई बात नहीं, अपनी बात कहिए। आप अंतरराष्ट्रवाद पर सवाल उठा रहे थे ना जो। योगेंद्र जी आपकी आवाज, आपने म्यूट कर लिया क्या? हाँ म्यूट हो गया है। जी आप अनम्यूट कर लीजिए ना प्लीज। योगेंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए आप, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। हाँ ये आवाज हाँ हाँ हो गया। हाँ आवाज जाती नहीं है। तो मुझे हाँ लगता हाँ है जो राजनीति चल रही है उसको तो हम लोग समझ रहे हैं, और भी लोग भी उसको समझ ही रहे हैं।
लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि आदमी के अंदर हिंदू मुसलमान की भावनाओं का माने विस्तार हो गया है बहुत। तो ऐसा विस्तार हो गया है कि उसकी चेतना में सब कुछ बैठ रहा है। वो मनुष्य कम और हिंदू और मुसलमान ज्यादा होता जा रहा है। तो इसको कैसे हम लोग इस चुनौती को सांस्कृतिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर कैसे हम लोग कर सकते हैं, इसके बारे में जरूर चिंता करनी चाहिए। और सभी संगठनों को मिलकर, विपक्ष से बहुत उम्मीद मतलब मुझे नहीं लगती है, इसलिए कि उनके नेताओं के अंदर कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नाम की चीज नजर नहीं आती है। आज का कांग्रेसी कल का बीजेपी हो जाता है, बीजेपी का कांग्रेसी हो जाता है, तो पता कहाँ चलता है कि कौन कहाँ जाएगा और कहाँ नहीं जाएगा। लेकिन मोटा मोटी ये है कि चलो ठीक है, कांग्रेस में एक रहा है धर्मनिरपेक्षता का एक ये रहा है। जो भी है, हम लोगों को जनता के स्तर पर जो भी पहल संभव है उसको करना चाहिए। और प्रेस के स्तर पर जो ये मैंने यह आश्चर्यजनक लगता है कि आप बैठे हुए हैं क्या कहते हैं भारत में, और इस्लामाबाद पर आप कब्जा करवा रहे हैं। सेना नहीं बोल रही है, सरकार नहीं बोल रही है। तो ऐसे मौके पर सिर्फ सेना को बोलने का अधिकार होना चाहिए कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं। वरना ये लोग जिस तरह से ये सब कुछ करता रहता है वो बहुत भयावह मुझे लगा। और उस दौर में रामचरण जी ने जो कहा है कि शिमला समझौता जो भी हुआ था उसमें भारत ने नहीं तोड़ा और पाकिस्तान ने तोड़ा, ये सच नहीं है। दोनों ने तोड़ा है। अगर ये सहमत हुए हैं, प्रधानमंत्री सहमत हुए हैं, तो और उन्होंने पाकिस्तान का कभी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वो सहमत हुआ है, तो ट्रंप के आधार पर तो दोनों ने इस बात को, शिमला समझौते को रद्दी की टोकरी में दोनों सरकारों ने ये किया है कि पाकिस्तान का मामला नहीं है। भारत भी वही कर रहा है, बल्कि उससे ज्यादा घिनौने ढंग से कर रहा है। और मतलब यहाँ की जनता, यहाँ के बुद्धिजीवी के लिए एक बड़ी चुनौती है जो अभी सरकार कर रही है। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री का नहीं होना मतलब कितना क्यों बुलाते हैं ऐसी बैठक अगर आप प्रधानमंत्री ही नहीं हुए, देश को चला रहा है। और छोटे मोटे कार्यक्रम में आप जा रहे हैं जिसमें चुनौती कुछ है और कर कुछ और रहे हैं। तो इतना लापरवाह प्रधानमंत्री और इतना मूर्ख और क्या कहते हैं अफवाह फैलाने वाला प्रधानमंत्री तो शायद ही इस देश ने देखा होगा जो अभी देख रहा है। मुझे इतनी बातों का निवेदन करना था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। जी धन्यवाद। और कोई साथी? श्याम जी, क्षितिज, और कोई साथी कुछ कहना चाहेंगे? क्षितिज जी। जी जी, जो भी बातें जी बोली जी जा रही हैं उनसे मैं सहमति जता रहा हूँ और सुन रहा हूँ। एक जो लोकतंत्र के हिसाब से जो नागरिक है या उनके लिए नागरिकता के रूप में हम जो काम करते हैं या जो हम संगठन हमारा है, तो वो हमारी भूमिका क्या हो इन सारे विषयों पर। इस हिसाब से ही सोच के हम वैसा ही स्टेटमेंट हम बना भी रहे हैं, जो बना हुआ है अभी भी, वो भी उस हिसाब से है, तो उससे भी मैं सहमत रहा हूँ। वही भूमिका हमने उस पे चर्चा हमने करनी चाहिए और कर भी रहे हैं हम सारे उसी बारे में चर्चा। तो ज़्यादा सीखना समझना चाह रहा हूँ, जो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एक जो दिखा कि ये जो पहलगाम वाला हमला हुआ, तो वो एग्ज़ैक्टली क्या हुआ ये आज तक नहीं समझ में आया है। यानी जो एक नैरेटिव गढ़ा गया कि धर्म पूछ कर मारा और उसको ऐसा भी एक रंग दिया गया कि धर्म पूछा जाति नहीं पूछी। पर जितने लोगों को मारा उसमें कितने लोगों को धर्म सच में पूछा गया? जो ये बातें अगर मीडिया चाहता तो वो बाहर निकाल सकता। मीडिया में जब मैं कह रहा हूँ तो मैं मास मीडिया की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ जो गोदी मीडिया बन चुका है। और जो अल्टरनेटिव मीडिया है उससे भी वो नैरेटिव पूरी तरह से नहीं काउंटर किया गया कि सच में क्या हुआ था। क्या अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, कैसे मारा गया, कितने लोगों को ऐसा धर्म पूछा गया। तो यानी ये 2-3 लोगों के साथ ही कोई हुई बात है या सबके साथ ऐसा हुआ, ये भी स्पष्टता से आया नहीं है। तो ये बड़ी यानी जानकारी की काफ़ी कमी है वहाँ से भी। फिर जो
जिस बात को लेकर हम सारे चर्चा कर रहे हैं कि भारत ने हमला करके क्या-क्या किया, उसको लेके जो बहुत गलत जानकारी मीडिया में फैलाई गई थी, वो बाद में काउंटर हुई अच्छे से भारतीय में जो अल्टरनेटिव मीडिया है उसके द्वारा। तो पर वो अब तक जो नॉर्मल यानी जो ज़्यादातर लोग हैं, उनमें वैसी फैली है क्या कि वो अभी भी जो मीडिया ने दिखाया मास मीडिया उस पर ही विश्वास कर रहे हैं? तो इन बातों पे हम क्या कर सकते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। जो अमिता जी ने कहा कि ऐसा कोई यूट्यूब चैनल या ये भी हम करें, तो ये सारे लोग तो कर ही रहे हैं, तो इसमें हम क्या और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, ये भी सोचा जा सकता है। उस पे भी मैं यानी वो भी एक मैं सोच रहा था जब हम सारी ये चर्चाएँ कर रहे थे। अ, तो एक नागरिक के तौर पे हमने फिर आतंकवाद के रूप में हमने क्या भूमिका रखनी चाहिए कि आतंकवाद को लेकर किस तरह का यानी उपाय क्या हो सकते हैं? उसको लेकर भी हम ज़्यादा गहरी चर्चा कर सकते हैं। युद्ध को लेकर जो एक मेरा खुद का विचार युद्ध विरोधी रहता है, शांति की तरफ से रहता है और वो मैंने मज़बूती से मैं रखता भी रहा इन सारे समय में भी। जबकि वैसा विचार रखने से विरोध होता है बहुत, ऐसे समय में। पर हम सभी ने शायद वो इस तरह से विचार रखा है। तो उसको लेकर भी हमारी क्या सोच है कि वो भी ज़्यादा गहराई से हम लोगों के सामने रख सकते हैं। अ, और जो अ, बाकी जो बातें हैं कि जैसे शिमला करार की हम बात कर रहे हैं, तो एक विचार मन में आता है, उस पे आप ज़्यादा स्पष्टता शायद आप में से अनुभवी लोग बता सकेंगे, कि अगर भारत और पाकिस्तान ये चीज़ें नहीं सुलझा पा रहे हैं और पाकिस्तान की जो सरकार है, उसमें अगर पहले से बहुत ज़्यादा दखल है, बाहरी देशों का, डीप स्टेट का, बाकी देशों के, तो अगर हम फिर दोनों मिलके अगर सुलझा ही नहीं पाने वाले, तो तीसरी कोई अब हम देखते हैं कि दुनिया में यूनाइटेड नेशन वगैरह उतना प्रभावी भी नहीं रहा है। तो अमेरिका ने उसमें आना, अमेरिका बीच में आना, मध्यस्थी करना ये तो कहीं मान्य नहीं हो सकता। पर और क्या हमारी भूमिका हो? यानी अगर हम केवल भारत और पाकिस्तान मिलके सुलझा नहीं पा रहे हैं, तो क्या हम कोई अलग तरीके से उस बारे में सोच सकते हैं? ये भी एक प्रश्न मेरे मन में आया जब हम ये सारी चर्चाएँ कर रहे थे। तो बिल्कुल, जो हमारे प्रस्ताव हैं वो उनके साथ में मैं हूँ, इन सारे विषयों पर ये विचार रखता हूँ और उसमें अगर हमें कोई प्रोग्राम्स वगैरह करने हैं सोशल मीडिया या मीडिया पे, तो उसमें हम कैसे अच्छे से कर सकते हैं आप मुझे बताएँ, उसमें भी हम अच्छे से आगे करेंगे उन चीज़ों को। जी, धन्यवाद क्षितिज। जी। जी, दीपक जी। रामचरण जी, आप इसके बाद पहले एक राउंड में अपनी बात साथी लोग कहते हैं, फिर रामचरण जी आप अपनी बात कहिए। दीपक जी। हाँ जी। जी, जी। आज हम यहाँ मिले हैं और जी। इससे पहले आनंद जी और काफ़ी प्रोमिनेंट लोगों ने अपना एक स्टेटमेंट भी इशू किया है। आनंद जी से ये आग्रह किया गया है कि सीएफडी अपनी ओर से अपना एक स्टेटमेंट बनाए, तो मैं उसी पर फोकस करूँगा, इधर उधर की किस तरह का हमारा स्टेटमेंट होना चाहिए। काफ़ी बातें राजेश ने बहुत सिलसिलेवार बताया है, तो वो बहुत अच्छी है। मैं ये चाहूँगा कि हम पहले तो अपना ये जाहिर करें, घोषित करें कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। आतंकवाद किसी भी सूरत में हमें मंजूर नहीं है। हम ये मानते हैं कि ये एक लो की वॉर है और वो चलता रहता है। तो वो चलाना पाकिस्तान के फायदे में है, और क्योंकि कोई नॉन स्टेट एक्टर्स है, कुछ भी करे, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, और वो ये पाकिस्तान से हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हमें इस जो पोजीशन को चैलेंज नहीं करना चाहिए, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ हमें बोलना चाहिए। सेकंड थिंग, जो धर्म की बात आ रही है कि धर्म के बारे में जो कहा गया कि पता नहीं लगा, हमें इस चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसके पाकिस्तान के मुनीर ने खुद साफ कह दिया है, टू नेशन थियरी उसने पैदा कर दी है कि वो हिंदू और मुसलमान। तो ये उसने वहाँ जो मर रहे थे उनके परिवार वाले कह रहे हैं नहीं कि हमें धर्म पूछा और मारा। हमें ये न्यूज़ रिपोर्ट ठीक है हमारे लिए, हमें इसको कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए।
हमारा जोर इस बात पर, जैसे ये राजेश ने कहा था, सिक्योरिटी की फेलियर से लेके आज तक, एक तो नॉट ओनली फेलियर बट मीनिंगलेसनेस, पर्पसलेस एक्शन पर हमारा जोर होना चाहिए कि क्या हासिल करना चाह रहे थे और आपने क्या किया, और ये हासिल करने का सही रास्ता था या नहीं, इस मुद्दे पर हमें जोर देना चाहिए। एक तो आप सिक्योरिटी देने में फेल रहे, उसके बाद आपने सीधा जैसे राजेश ने कहा वैसे आप सीधा पाकिस्तान का नाम देके हमले शुरू कर दिए। इसमें अमिता जी कह रही थी ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा। अब सिंदूर तो किसी का वापस आया नहीं, जीत भी जाते, पाकिस्तान को पूरा कुचल भी देते, तब भी सिंदूर की कीमत तो नहीं चुका सकते ना। जिनका सिंदूर गया उनका तो सिंदूर गया। तो ये मजाक का बनाना और इसको इमोशनल बनाना, ये इस सरकार का तरीका रहा है। हिंदू मुसलमान का इनको फायदा है और दोनों को फायदा है। और कश्मीर की समस्या इसलिए सुलझ नहीं रही, ये हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि दोनों पार्टियों का फायदा है इसमें, क्योंकि कश्मीरियों के नाम पर, कश्मीरी पंडितों के नाम पर पिछले 10 साल से जो प्रोपेगेंडा चल रहा है कि कश्मीरी पंडितों के साथ ये हुआ तब तुम कहाँ थे, सोशल मीडिया में ऐसा बहुत पढ़ने को मिलता था। तो हमारे एक साथी ने जवाब दिया, मैं तब राजकोट में नहीं था, उसने ये जवाब दे दिया। तो मजाक में उसने जवाब दे दिया। तो भाई ये कोई सवाल है? 10 साल में एक भी कश्मीरी वहां गया नहीं है वापस। हमें इस बात को उजागर करना चाहिए। और दो पार्टी सुलझाएगी नहीं, तीसरी पार्टी की जरूरत है, लेकिन ये तीसरी कोई पार्टी मतलब ट्रंप जैसी कोई पार्टी हो नहीं सकती। तीसरी पार्टी कश्मीरी जनता खुद है। कश्मीरियों को आप साथ में नहीं लेते हैं, और दोनों ने ये तय किया है, एग्रीमेंट है पाकिस्तान और भारत के बीच कि इसमें कश्मीरियों का कुछ भी नहीं पूछना है। हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि कश्मीरियों को पूछना चाहिए, उनको शामिल करना चाहिए अगर सुलझाना है तो। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात जो है कि इस तरह से जो फ्यूचर में क्या होगा, जो राजेश बता रहे थे कि लोकतांत्रिक ताकतों को इस नाम से कुचला जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चालू है, वो खत्म नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वो चालू है। इसका मतलब ये कि कभी भी 6 महीने के बाद भी आपको हैरास कर सकते हैं, आपको पकड़ के जेल में बिठा सकते हैं जब चाहे कि ऑपरेशन सिंदूर है। कल इससे भी ज्यादा और नेशनलिस्टिक हमारा राष्ट्रवाद इतना जोरदार है कि यूएपीए जैसा कोई स्पेशल कानून भी आ जाएगा तो लोग बड़े खुशी से स्वीकार कर लेंगे और हम जेल में बैठ जाएंगे, कोई बोलने वाला होगा नहीं। इसलिए एक हमारा एक बहुत लॉजिकल स्टेटमेंट होना चाहिए जिसमें इस सरकार की पूरी जिम्मेदारी बतानी चाहिए कि उनकी फेलियर्स, असफलताएं सिक्योरिटी से लेके उसके बाद आगे जाके जो खतरे हैं देश के अंदर और देश के बाहर और हमारे लोकतंत्र पर, इस पर जोर दे के हम ये करेंगे तो सीएफडी का स्टेटमेंट सबके लिए एक मार्गदर्शक स्टेटमेंट बनेगा, ऐसा मेरा ख्याल है। धन्यवाद। यही धन्यवाद दीपक जी। प्रवीर पीटर जी आप लेट आए लेकिन कुछ कहना चाहेंगे? और कोई साथी? प्रवीर पीटर जी और जो साथी अब नहीं जी। रामचरण जी आप फिर कुछ कहना चाह रहे हैं जी? अमिता जी कुछ बोलना चाह रही हैं। हाँ, अच्छा अमिता जी के बाद में ठीक है। रामचरण जी आप पहले कर ले, फिर अमिता जी अपनी बात कहेंगे। जी रामचरण जी। मुझको 3-4 बिंदु कहना है। पहली बात तो ये है कि हमको ट्रंप के हस्तक्षेप का ज्यादा विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो परमाणुविक हमले की स्थिति पैदा हो गई हो उस समय युद्ध को रोकना बहुत जरूरी है। यदि उसने किया है तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए, भले ये हमारे शिमला समझौता के विरुद्ध जाता है। असल सवाल है कि जो अमित शाह हैं उनके इस्तीफे की मांग करनी चाहिए कि उन्होंने जो कैसी व्यवस्था की थी कि निशिकांत दुबे के शादी में हजारों
पुलिस वाले रहे और पहलगाम में इसमें सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी और आज तक वो 4 जो आतंकवादी थे उनको पकड़ा नहीं जा सका है। तो इसमें गृह मंत्री से इस्तीफा की मांग करनी चाहिए। दूसरी बात की एक अलग शेड्यूल पर्चा बनाने के बदले में एनएपीएम का जो पर्चा है उसी को हम लोग छाप करके बांटे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या है कि उसमें बहुत नाम शामिल है, तो उसको ही यदि हो सके तो उसको हम लोग छाप करें। तीसरी बात की क्या सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की कोई अपील जारी की जा सकती है जो जी न्यूज जैसे चैनल के खिलाफ कार्रवाई करे जिसने किस तरह से गलत अफवाहें फैलाई और देश की सुरक्षा को खतरे में डाला, और जबकि 4 PM जैसे जो वायर और दूसरे चैनल थे उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील दी जा सकती है? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस युद्ध को लेकर के जो सांप्रदायिकता की लहर फैलाई गई है उसको बीजेपी ने फायदा उठाना शुरू कर दिया है। पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और बिहार के चैनलों में भी जो है सो प्रचार शुरू हो गया है और इस स्थिति में जो सांप्रदायिकता की जो लहर है वो और भी फैलने की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके लिए हम लोग को विचार करना चाहिए कि चुनाव के पहले सांप्रदायिकता की लहर बिहार में ना फैले, इस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। जी अमिता जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मुझे 2 मुद्दे पर वो करना है, प्रकाश डालना है। एक तो क्षितिज जी ने, आई थिंक क्षितिज जी ने बताया कि वो थर्ड फोर्स क्या हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सिविल सोसाइटी है हिंदुस्तान और पाकिस्तान, दोनों की सिविल सोसाइटी इकट्ठा मिलके कुछ गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट तो अपने-अपने गेम खेलते रहते हैं, तो हम उसको प्रेशराइज कर सकते हैं जो हमें चाहिए, प्रजा को चाहिए। और दूसरा मुझे ये लगता है कि जितने सिविल सोसाइटी या डेमोक्रेटिक फ्रंट है जो उस सबको इकट्ठा हम करें इंडिया में पहले तो, and then we all should get together and create a force in India first, and then we can, you know, communicate with civil society of Pakistan, and then we can, you know, pressurize governments to do what we want them to do. अब वो तो अपना अपना खेल खेलते रहते हैं। तो ये एक मुद्दा मुझे बताना था। और दूसरा मैं भूल गई, योगेंद्र जी ने कुछ बोला, उसके अनुसंधान में मुझे कुछ बताना था, याद आएगा तो मैं बाद में बता दूंगी। जी ठीक है जी, धन्यवाद। 1 मिनट में और चाहूंगा जी जी रामचंद्र। हम लोग को एक लाइन लेनी चाहिए कि दुश्मन हमारी पाकिस्तान की जनता नहीं है, पाकिस्तान की सेना है, जो कि अपनी सत्ता को वहां पर बचाए रखने के लिए भारत से युद्ध को बढ़ावा देती जा रही है। अभी भी जो है सो मुनीर ने बयान दिया, उसके 1 हफ्ता के अंदर में कश्मीर पर हमला हो गया। और ये सब जानते हैं कि वहां के जो आतंकवादी हैं उसको सेना सहायता दे रही है, मदद दे रही है, लेकिन जनता उसके खिलाफ है। इमरान खान खुद मुनीर के खिलाफ थे, लेकिन अभी युद्ध के टाइम में उसको मजबूरन उसका समर्थन देना पड़ा। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र आए और वहां की सेना का कब्जा हटे, ये एक लाइन हम लोग के मन में रहना चाहिए। जी और कोई साथी? जी धन्यवाद। मुझे लगता है प्रवीर जी आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई और साथी अगर कुछ कहना चाहें? अन्यथा मैं 3-4 बातें मैं अपनी ओर से निवेदन करना चाहता हूं। हालांकि बहुत सारी बातें डिटेल्स में आ गई, आनंद जी से लेकर के राजेश जी, दीपक जी, रामचंद्र जी, क्षितिज, अमिता जी। पहली बात तो देखिए, ये जो पर्चा तैयार हुआ है प्रधानमंत्री को देने के लिए, ये सिर्फ एनएपीएम का पर्चा नहीं है। वो मीटिंग जरूर इनिशिएट किया गया, लेकिन उसमें करीब 50 से अधिक लोग थे। आनंद जी को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो जो है वो इस पर प्रधानमंत्री को जो भी ड्राफ्ट करना है वो करें, और फिर उस पर जितने लोग उस दिन उपस्थित थे मीटिंग में वो तो माने ही जाएंगे, वो अप्रूव कर रहे हैं। फिर और नाम जो हैं, नाम संगठन जो उस पर सहमति प्रकट करें, तो ये तय हुआ था। इसलिए ये सिर्फ एनएपीएम का पर्चा नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो अभी चर्चा हो रही है उसमें एक तो देखिए सीधा सीधा सवाल है
और जो कि प्रधानमंत्री ने या सरकार ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि आखिरकार पहलगाम में जो सुरक्षा नहीं थी, लैप्स की बात तो दूर है, सुरक्षा नहीं थी, इसका उत्तर कौन देगा? ये तो सरकार को देना चाहिए। और अगर सरकार इस प्रश्न का उत्तर दे तो ये भी तय हो कि ये सुरक्षा नहीं थी तो इसकी जिम्मेदारी किसकी थी, और यदि किसी की जिम्मेदारी थी तो क्या उसको जिम्मेदारी लेने के लिए बाध्य किया गया, या उस व्यक्ति या उस पद के खिलाफ कुछ हुआ क्या? यह सब कुछ अभी रहस्य में है। सरकार ने अपनी ओर से इस पर कोई साफ कुछ भी नहीं किया है। ये अपने आप जनता के साथ एक विश्वासघात है। तो एक तो ये सवाल इम्पोर्टेंट है। दूसरा सवाल ये है कि जो आपने फिर अचानक जिस प्रकार से आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के नाम पर आपने फौरन कुछ ठिकानों पर जो है वो मिसाइल्स दागे या जो भी है, निसंदेह उससे साबित हो रहा था कि अगर आप मिसाइल दागेंगे तो रिटेलिएट पाकिस्तान करेगा। इसका मतलब है कि सरकार ने बहुत सोच समझ करके ये कोशिश की और उसका रिटेलिएशन भी हुआ। तो अभी तक ये नहीं पता चला है कि भारत का कितने लोग मारे गए, हमारे चाहे डिफेंस के लोग मारे गए, सिविलियंस मारे गए, हमारी कितनी क्षति हुई, इस बात का कोई ब्यौरा सरकार ने नहीं दिया जो सरकार को देना चाहिए। जनता को बताना तो चाहिए कि आखिरकार हमारी क्षति कितनी हुई। और तीसरी बात यह भी साफ है कि सीज फायर, देखिए हम सब युद्ध के खिलाफ हैं, हम तो युद्ध चाहते ही नहीं थे। नागरिक समाज का अधिकांश जो है संगठन वो तो युद्ध के खिलाफ था, लेकिन और युद्ध हुआ भी नहीं, युद्ध की तो घोषणा ही नहीं हुई। जैसा कि आनंद जी ने ठीक शब्द का प्रयोग किया कि गोलीबारी विराम हुआ, यानी गोलीबारी दोनों तरफ से जो कुछ हुआ उसका विराम हुआ, युद्ध की तो घोषणा हुई नहीं। ये पहली स्थिति है कि बिना युद्ध के जो है युद्ध विराम और सीज फायर की बातें हो रही हैं। तो सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए और हमें पूछना चाहिए। देखिए पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं खास करके विपक्षी, उनसे ये उम्मीद नहीं करें, क्योंकि वो भी वोट की ही चिंता करते हैं और वोट की चिंता के लिए उन्हें हमेशा जो है सत्ता पक्ष के अनुरूप की कैसे रिएक्ट करें ताकि हमारा वोट का नुकसान नहीं हो। तो वो नैरेटिव तो वो तय कर देते हैं और उस नैरेटिव में ये विपक्ष जो है आता है। लेकिन नागरिक समाज मत की चिंता तो नहीं करता है, वो तो समाज की चिंता कर रहा है, देश की चिंता कर रहा है। तो नागरिक समाज ही जो है इस प्रकार का कोई रैशनल पोजीशन ले सकता है जिसमें समाज और देश के हित की बात होगी, युद्ध के खिलाफ और तमाम बातें। तो मुझे लगता है कि ये नागरिक समाज की ओर से ही इनिशिएटिव हो सकता है। और जैसा कि एक मीटिंग मुझे याद है 7 तारीख को भी सिविल सोसाइटी की मीटिंग हुई थी कुछ साथियों के इनिशिएटिव पे, उसमें पाकिस्तान के भी बहुत सारे सिविल सोसाइटी के लोगों ने हिस्सा लिया था। वो ऑनलाइन मीटिंग थी, लगभग 100 तो उपस्थित थे, भारत और पाकिस्तान, और एक आध नेपाल के भी थे, बांग्लादेश के भी थे, जो नागरिक समाजों से संबंधित थे। और वहां भी ये सहमति बन रही थी कि नागरिक समाज के बीच का संबंध कैसे मजबूत हो। और चूंकि नागरिक समाज में भारत और पाकिस्तान के बीच नागरिक समाज में कम्युनिकेशन कमजोर हुआ है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, उसके लिए जो भी जिम्मेदार है, उसके कारण भी ये परिस्थितियां पैदा होती हैं। अगर नागरिक समाज के बीच में लगातार कम्युनिकेशन रहे तो मुझे लगता है कि उससे, क्योंकि जनता युद्ध के पक्ष में न वहां है न यहाँ है, जनता नहीं है, उन्माद पैदा किया जा, उधर भी पैदा किया जा रहा था, लेकिन जनता की तरफ से युद्ध की कोई मांग थी ऐसा नहीं था। और यही कारण है कि जनता के एक बड़े वर्ग ने, खास करके जो सरकार के समर्थक भक्त हैं या जो भी हैं, वो भी सीज फायर से क्यों नाराज हो गए। उन्हें लगा कि अब युद्ध हो गया तो चाहे अब युद्ध हो। इसका मतलब कि पहले वो युद्ध के पक्ष में नहीं थे, लेकिन फिर उन्हें ये सब्जबाग दिखाया गया कि पाकिस्तान का वो जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, और मीडिया ने उसमें जो कुछ झूठ और अफवाह फैलाया। तो मुझे लगता है कि ये सवाल भी सरकार से पूछा जाना चाहिए कि सीज फायर जो हुआ वो किन परिस्थितियों में हुआ। हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये किन परिस्थितियों में हुआ, क्या किसी के दबाव में हुआ? क्योंकि सरकार ने, प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र के संबोधन में भी ऐसी बातें इशारा नहीं किया ट्रंप के विषय में, और दूसरी तरफ ट्रंप जो है लगातार रोज नई नई बातें कर रहे हैं, और वो बातें हैं जो बहुत बातें झूठी साफ दिखाई देती हैं। अब तो एक बात में वो अदानी का भी नाम ले रहे हैं और क्या पता नहीं जो है। तो मुझे लगता है कि ट्रंप पर तो कितना भरोसा किया जाए, लेकिन सरकार के बीच क्या हुआ है, ट्रंप के और सरकार के बीच में या पाकिस्तान और भारत सरकार के बीच में,
यह तो जनता को, सरकार को बताना चाहिए। डेमोक्रेसी में अगर आप जनता को बिल्कुल जो है वो अंधेरे में रखेंगे, जो रखा गया है, तो ये सवाल भी नागरिक संगठन ही कर सकता है। और निसंदेह जो है जनता के बीच में कैसे पहल बढ़े पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, ये बात तय है। ये तो तय है कि ये जो आतंकवादी हमला हुआ था, उनका तो ये मकसद ही था कि भारत में हिंदू मुसलमान का तनाव पैदा हो जाए, क्योंकि मुनीर के स्टेटमेंट के बाद ही जो आतंकवादी हमला हुआ और ये सवाल आने लगा कि धर्म पूछा गया वगैरह वगैरह। तो इसमें भाई आतंकवादियों के द्वारा तो देश में नफरत फैलाने की एक नैरेटिव जो है तैयार की ही गई थी। इसमें नयापन तो कुछ है नहीं। इसे ये बातें कि धर्म पूछ दिया गया और फलाना, दिखाना तो ये है कि उन्होंने धर्म पूछ के अगर मारा भी, लेकिन कश्मीर की जनता ने और खास करके आदिल जैसे बहादुर लोगों ने कैसे उसके इस नैरेटिव को नाकामयाब किया, कश्मीर की जनता ने कैसे नाकामयाब किया, फिर आगे चल करके सैलानियों ने उसको कैसे नाकामयाब कर दिया कि नहीं हिंदू मुसलमान की बातें नहीं हुई, और देश की जनता ने भी कैसे इसको नाकामयाब किया। तो मुझे लगता है उस पर भी हमें जो है उस बात को प्रचारित करने की आवश्यकता है। मीडिया की तो निसंदेह आलोचना भी और खास करके इसके खिलाफ कार्रवाई की बात हो। डिफेंस मिनिस्ट्री ने तो खुद गाइडलाइंस जारी करके एक प्रकार से इस प्रकार की मीडिया को डिस्करेज करने की कोशिश की थी कि नहीं आप इस तरह से बयानबाजी न करें और सूत्रों की बात न करें। जो डिफेंस के द्वारा या सरकारी जो भी वक्तव्य दिया जाता है उसके अनुसार काम करें। तो वो खुद भी लगा कि वो खुद ही परेशान हो चुके थे कि ये क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मीडिया के खिलाफ भी, खासकर ऐसी मीडिया के खिलाफ आवश्यकता है। हम लोग कैसे ऑल्टरनेटिव मीडिया को और मजबूत कर सकें, ये भी बहुत जरूरी है। और किसी भी हालत में तीसरे पक्ष यानी किसी तीसरे देश की मध्यस्थता जो ट्रंप दावा कर रहे हैं, वो निसंदेह भारत की संप्रभुता पर एक सवाल है। तो सरकार संप्रभुता से समझौता नहीं कर सकती है। शिमला समझौता भी मायने रखता है। हाँ, ये बात जो अमिता जी ने और साथियों ने कहा है, एक तीसरा जो पक्ष हो सकता है वो जनता वाला पक्ष है, नागरिक संगठनों का, दोनों देशों के इसकी पहल कैसे बढ़े। तो इन चीजों पे केंद्रित करके जो है हम लोग एक ड्राफ्ट बनाएं सीएफडी की ओर से और उसको फिर प्रचारित भी करें और लगातार उस पर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये गंभीर संकट का समय, और चूंकि चुनाव बिहार में होना है, उसके बाद फिर बंगाल में होगा, तो ये तो उसी प्रकार की नैरेटिव करेंगे। और पॉलिटिकल पार्टियां लगातार डिसअपॉइंट कर रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये इसको भी करने की आवश्यकता है। तो आनंद जी, अगर इस पर अब आप कैसे ड्राफ्ट बनेगा, क्या करना, इन मूल बिंदुओं पर फोकस करते हुए उस पर आप अध्यक्ष के नाते अपनी बात कहें। धन्यवाद शशि जी। आप सब लोगों ने पिछले लगभग 1 घंटे में हम 11 लोगों ने बातचीत में योगदान किया और सब ने कुछ न कुछ महत्वपूर्ण पक्ष रखा है। इसमें सबसे पहले तो जो चिट्ठी तैयार हुई अभी तक नागरिकों की तरफ से, उसको जो हमने आपको सर्कुलेट भी किया है, फिर से मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। उसको सुनने के बाद इस चिट्ठी को हम सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी की राष्ट्रीय परिषद की तरफ से भी एक तरह से समर्थित मानते हैं, तो ये जानकारी उनको दे देंगे। और हमारी अपनी भी एक चिट्ठी बननी चाहिए, उसका भी ड्राफ्ट हम लोग कल तक तैयार करके आप सर्कुलेट कर लें। पिछली मीटिंग में 24-25 लोग थे, आज 11 लोग हैं। तो ये जो 14 लोग पिछली मीटिंग से नहीं आए और बाकी 45 लोगों से लोग नहीं आए, उन तक उनकी हिस्सेदारी का मौका हम लोगों को देना चाहिए। तो चिट्ठी मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय: भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के संदर्भ में शांति और सद्भाव पसंद नागरिकों का एक पत्र। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपको यह ज्ञापन पत्र देश के अमन पसंद और अहिंसा में विश्वास रखने वाले नागरिकों की ओर से प्रेषित किया जा रहा है। पहलगाम में आतंकवादी गिरोह द्वारा 22 अप्रैल 25 को 27 भारतीयों की हत्या किए जाने से देश आक्रोशित है। पर्यटकों को बचाने की कोशिश करते हुए आदिल हुसैन शाह शहीद हुए। पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए सैनिकों और नागरिकों को भी हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहादुर हिमांशी नरवाल ने लेफ्टिनेंट विनोद नरवाल की हत्या के सदमे को बर्दाश्त करते हुए देशवासियों से मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ नहीं बोलने, शांति करने, कायम करने और न्याय देने की अपील की है। जम्मू और कश्मीर के सभी नागरिकों, संगठनों, पार्टियों द्वारा एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करने साबित हो गया है कि देश हिंसा, नफरत नहीं, हिंसा और शांति के पक्ष में खड़ा है। हमें देश में कहीं भी
धर्म, जाति, लिंग, रंग, भाषा या विकास के नाम पर की जा रही हिंसा नामंजूर है। किसी के भी सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार को छीनना भी हिंसा है। भारत का संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता है। इसी क्रम में हम भारत के नागरिक देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ बनी तनावपूर्ण स्थिति के बारे में निम्नलिखित बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। 5 बिंदु हैं। 1, हमारे लिए पड़ोसी देशों से एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करते हुए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व एक बुनियादी आवश्यकता है। युद्धों की बजाय युद्ध विराम और तथ्य आधारित तर्कसंगत संवाद और समझौते की राह अपनाने की नीति से समाधान संभव है। 2, हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं और हमारी रक्षा की रणनीति में दलगत दायरों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता आधारित उपायों को अपनाने की पहल जरूरी है। इस संदर्भ में सर्वदलीय संवाद हुआ, लेकिन इन बैठकों में आप उपस्थित नहीं हुए, जिससे एकता की कोशिश अधूरी रह गई। इसलिए संसद का विशेष सत्र आयोजित कर त्रुटि सुधार किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट था संसद का विशेष सत्र। तीसरा, इस असाधारण चुनौती का उत्तर देते समय आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और सूचना व्यवस्था में कोई ढिलाई आत्मघाती होगी। इसलिए पहलगाम में हुए नरसंहार की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच जिम्मेदार तत्वों को दंडित करना जरूरी है। पहलगाम की घटना के बाद समूह विशेष के नागरिकों के साथ कुछ स्थानों पर हिंसा हुई। हम ऐसी सभी घटनाओं की निंदा करते हैं तथा दोषियों पर कार्रवाई की अपील करते हैं। इसी प्रकार समाचार माध्यमों और सोशल मीडिया के जरिए समाज में अविश्वास और सांप्रदायिकता फैलाना, ध्रुवीकरण करना भी देशद्रोही हरकतें हैं, जिन्हें तत्काल घोषित करना जरूरी है। चौथा पॉइंट, सेना द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को नष्ट करने की कार्रवाई की गई। अचानक अमेरिका की मध्यस्थता से युद्ध विराम की घोषणा हुई। हम कश्मीर समस्या का समाधान करने के लिए भारत पाकिस्तान की वार्ता का समर्थन करते हैं, परंतु किसी देश तीसरे देश की मध्यस्थता हमें मंजूर नहीं है। भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। पांचवा और आखिरी पॉइंट है, हमारी कामना और कोशिश है कि देश की सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं बरती जाए। लोक शक्ति और राष्ट्र शक्ति में एकजुटता हो, सबको सद्बुद्धि मिले और हम युद्ध से बुद्धि की तरफ बढ़ने में सफल हों। भवदी, हम भारत के संविधान प्रेमी नागरिक। उसके बाद करीब 45 लोगों ने अपनी इसमें नाम जोड़ा है। हम आप भी जोड़ सकते हैं। जिन्होंने नाम जोड़ा है वो है आनंद कुमार, मेधा पाटकर, तुषार गांधी, प्रवीण जहांगीर, गौतम सोनी, फिरोज मिथी बोरवाला, सलीम खान, सुशीला ताई मोराले, सविता शिंदे, गुड्डी एसएस, संदेश दिवेकर, दत्ता पाखरे, अविनाश काकड़े, राव साहब, परवीन जहांगीर, शकील अहमद, कर्नल राडानी वगैरह वगैरह। तो आपसे आग्रह तो ये था कि इसको हम अपनी स्वीकृति दें। दूसरा आग्रह ये है कि हम जो आज की बातचीत में लोग शामिल हुए उसमें से रामशरण जी, दीपक धोलकिया जी और राजेश जी, इन 3 लोगों का एक, और अमिता जी चाहें तो अमिता जी जुड़े, इन 4 लोगों का एक समूह बना लें जो अगले 2 दिन में एक ड्राफ्ट तैयार कर ले और उस ड्राफ्ट को हम लोग आपस सर्कुलेट कर लें और फिर ये चिट्ठी CFD की तरफ से भी चली जाए। यही मुझे लगता है कि आज की बातचीत का सदुपयोग होगा। धन्यवाद जी। तो एक तो ये है कि हम लोग जो पत्र लिखा गया है नागरिक समाज की ओर से उसको अपना अनुमोदन कर दें CFD के तरफ से कि हाँ, ये इस पत्र में व्यक्ति के साथ साथ CFD एक संगठन के रूप में भी अपना समर्थन देता है। ये तो हम लोग कर दें। दूसरा जो आनंद जी ने सुझाया है कि 4 लोग मिल करके 1-2 दिन में एक ड्राफ्ट जो है वो बन जाए, जो CFD की ओर से जाए। उन तमाम बिंदुओं को, जो बिंदु यहाँ हमारे तमाम साथियों ने उठाए हैं, और उस पर पूरी गंभीरता से। एक बात पर मुझे जरूर कहना है कि अमेरिका के द्वारा जो कुछ किया जाए उसका तो हम विरोध करें ही ना। अगर उसका विरोध नहीं करेंगे तो फिर सवाल कहाँ उठता है कि संप्रभुता का जो सवाल है या तीसरी शक्ति के द्वारा जो मनमाने ढंग से हस्तक्षेप है वो तो जायज हो जाएगा। इसे किसी भी स्थिति में अमेरिका के द्वारा किए गए किसी प्रकार प्रयास को हम लोग स्वीकार नहीं करें। हम किसी ऐसे मध्यस्थ की किसी को भी भूमिका क्यों सौंपे? ये चौधराहट हम इसकी क्यों स्वीकार करें? सरकार ने जो कुछ भी है, बल्कि राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने भी उसकी ओर बहुत इशारा नहीं किया। एक तो इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरा, मुझे एक निवेदन सिर्फ ये करना है कि पहलगाम के उस आतंकी हमले के बाद कश्मीर की जनता का जो है, खास करके जो वहां के लोगों का जीवन है, और उसके बाद फिर जिस तरह से गोलाबारी प्रारंभ हो गई और ये जो है, उससे कश्मीर की जनता का बहुत नुकसान हुआ है। पर्यटन का रुक जाना, वहां की जीविका पर एक बहुत भारी नुकसान हुआ है। तो मुझे लगता है कि मैं CFD की एक टीम जाने वाली भी थी जो है, लेकिन वो जा नहीं पाई वहां के साथियों को, और उसके बाद तो परिस्थिति ही बदल गई। मुझे लगता है आगे भी CFD की टीम जाए, इसलिए भी कि एक संदेश ये जाए कि आओ कश्मीर चलें
ये नारा हम दें कि कश्मीर फिर से भारत के तमाम हिस्सों के लोग कश्मीर में पर्यटन के लिए आए, वहां कोई चिंता की बात, ताकि वहां के लोगों का जो उसकी जीविका, उनका जनजीवन जो बिल्कुल प्रभावित हुआ है, तो हम लोग इस प्रकार से उसकी मदद कर सकते हैं। तो देश के कोने कोने से लोगों को हम आह्वान करें कि वो कहीं और पर्यटन में जाने के बजाय जो है जैसी थोड़ी और परिस्थिति सामान्य हो जाए, वो कश्मीर में पर्यटन के लिए आए। मुझे लगता है ये कश्मीर के जनता के साथ हमें खड़ा होने की जरूरत है, उनके जीवन के और सम्मान के साथ जीने के अधिकार के साथ जुड़ने की जरूरत है। जी आनंद जी। नहीं, ये ठीक है, और जैसा आपने कहा और साथियों ने भी कहा, उसको समेटते हुए एक हम लोग चिट्ठी CFD की भी बना लें, जो 2 दिन की तैयारी पर हमारे मित्र लोग तैयार कर लें और फिर उसको आपस में सर्कुलेट कर दिया जाए, जिससे कि फिर ऑनलाइन ही कोई फीडबैक वगैरह आ जाए तो आ जाए, और उसका एक फाइनल ड्राफ्ट करने का काम हम लोग शशि जी के ऊपर या शशि जी और हम मिलकर कर सकते हैं। तो पहले एक फर्स्ट ड्राफ्ट भाई दीपक ढोलकिया जी कन्वीनर हो जाए उस कमेटी के, अमिताभ बुद्ध जी, रामशरण जी और राजेश जी, ये 4 लोग मिलकर तैयार कर लें। और हम लोग इनको आज 14 तारीख है, 16 तारीख तक का समय दे दें, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी भी नहीं हो सकता है, बहुत देर करना भी ठीक नहीं रहेगा। ठीक, तो मुझे लगता है कि जो हमारे 4 साथी इस कार्य के लिए जो है तय किए गए हैं, वो ये ड्राफ्ट बना लें 16 तक, और फिर उस ड्राफ्ट को सर्कुलेट करके फिर उस पे फाइनल करके और उसे जो है CFD की ओर से अलग से चला जाएगा। तो एक तो ये हो गया कि CFD उस नागरिक जो पत्र लिखे गए हैं नागरिक संगठनों के द्वारा, उसका भी अनुमोदन करे, और दूसरी तरफ जो है हम लोग अपने भी अलग से दें। तो मुझे लगता है इस पे सहमति है, और यदि अध्यक्ष की अनुमति हो तो आज की मीटिंग हम लोग सभी साथियों को धन्यवाद दे करके समाप्त करें। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ठीक है, राजेश जी, दीपक जी, रामशरण जी और अमिता जी, ये पत्र भी आप 2 दिन के अंदर तैयार कर लीजिए। दीपक जी उस कमेटी कन्वीनर रहेंगे। जी, दीपक जी कन्वीनर होंगे, तो ये कर लीजिए, फिर वो ड्राफ्ट देंगे, फिर हम लोग जो है हम आनंद जी वगैरह उसको जो भी है उसको करके क्या करना है तो CFD की ओर से चला जाएगा। लेकिन कश्मीर वाले मुद्दे को भी जरूर उसमें शामिल किया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि कश्मीर के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है। बहुत अच्छा जी धन्यवाद। मुझे लगता है कि आज की मीटिंग समाप्त की जाए आनंद भाई। हाँ, जरूर, बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, शुभ रात्रि, सबक है जी, धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय बाय।